चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज मैं कक्षा 10वीं का क्षितिज का जो पाठ है आत्मकथ्य, कवि है जयशंकर प्रसाद, उनका लिखा हुआ आत्मकथ्य यह पाठ लेकर आई हूँ। आत्मकथ्य का मतलब होता है अपने मन का जो कथन होता है उसको आत्मकथ्य, खुद की बातें, खुद के मन की बातें। तो ऐसे तो जब हम अपने आप पर कोई लेख लिखते हैं उसको आत्मकथा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको उनके दोस्तों ने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहा था, क्योंकि एक प्रेमचंद्र जी के जो हंस नामक पत्रिका थी, उस पत्रिका में सभी लेखक मतलब सभी साहित्यकारों के आत्मकथा का एक अलग सा अंश छपवाया जाने वाला था। तो सभी दोस्तों ने जयशंकर प्रसाद जी को भी आत्मकथा लिखने के बारे में कहा। तो उस समय उन्होंने आत्मकथा न लिखने के कारण देते हुए जो बातें कही वही बातें आत्मकथ्य बन गई। मतलब उन्होंने इस आत्मकथ्य में खुद के बारे में क्यों नहीं लिखना चाहते हैं वे उसके कारण बताए हैं। तो इसी को प्रेमचंद्र जी के हंस पत्रिका में छपवाया गया और उसको नाम दिया गया आत्मकथ्य। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए। और आने वाले समय में मैं जितने भी वीडियो बनाने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप मतलब कवि का मन, मन रूपी भौरा। तो उनका मन रूपी भौरा गुनगुनाकर यही कहानी बता रहा है कि उनके जीवन के बगीचे में, उनका जीवन एक बगीचे के समान है जिस बगीचे में बहुत सारे पेड़ों की पत्तियां गिर पड़ी है। मतलब उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा रूखा सूखा हो गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। तो कवि ने कहा है कि इस अनंत गंभीर अनंत नीलिमा में, तो अनंत नीलिमा मतलब विस्तृत नीला आकाश, जो साहित्यकारों का विस्तृत नीला आसमान है जिस पत्रिका को छपवाया जा रहा है, उस अनंत नीलिमा में असंख्य साहित्यकारों ने अपना जीवन इतिहास छपवाया है और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और उन्होंने अपनी आत्मकथा छपवाकर खुद का ही व्यंग मलिन उपहास मतलब बहुत ही खराब ढंग से खुद की निंदा कर ली है। क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनल बातें लोगों में बांटते, उन तक पहुंचाते हैं, तो लोग तो मुंह पर हमारी तारीफ करते लेकिन पीठ के पीछे हमारा उपहास करते। इसलिए कवि ने कहा है कि इस अनंत आकाश में, साहित्यकारों के अनंत आसमान में असंख्य साहित्यकारों ने अपना जीवन इतिहास छपवाया है और ऐसा करके उन्होंने अपना ही बहुत ही बुरी तरीके से उपहास मजाक उड़ा लिया है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। ये सब जानते हुए भी आप मेरे दोस्त होते हुए भी मुझे कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं लोगों को बता दूं ताकि वो मेरा मजाक उड़ा सके। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति होना मतलब कोई भी भाव नहीं होना, खाली होना। तो कवि ने ऐसा कहा है अपने मित्रों से कि क्या तुम मेरे खाली जीवन के बारे में सुनकर, क्योंकि मेरे जीवन में सुनने लायक कुछ भी नहीं है, तो ये गागर रीति, रीति गागर मतलब खाली जीवन देखकर क्या तुम्हें सुख मिलेगा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो कवि ने कहा है कि मुझे यह विडंबना मेरे सामने, यह विडंबना, यह दुविधा है कि अगर मैं अपने बारे में कुछ लिखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन को खाली करने वाले तुम अपने आप को न समझ लो। मतलब मेरे दुख के कारण तुम अपने आप को न मान लो।
ऐसा भी हो सकता है। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब मेरे जीवन में दुख भरकर अपने जीवन को सुखी करने वाले आप अपने आप को न समझो। यही दुविधा मेरे सामने होती है, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ भी लिखना नहीं चाहता हूँ। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाओ में, और मेरा जीवन बहुत ही सरल है, तो अपने सरल जीवन के बारे में लिखकर मैं खुद की हंसी उड़ाना चाहता नहीं हूँ। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। तो यहाँ पर प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा। तो अपने जीवन में मैंने जो धोखे खाए हैं, जो भूले की है, जो गलतियाँ की है, वो औरों को दिखलाकर मैं अपने सरल जीवन की हंसी उड़ाना चाहता नहीं हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और एक खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ पर कवि ने ऐसा कहा है कि जब उनका जीवन सुख से भरा था तो वह औरों के सामने वह बातें नहीं रखना चाहते हैं जो उन्होंने बहुत ही मधुर चांदनी रातों में बिताए थे। मतलब वह उन क्षणिक सुखों की मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा लोगों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते हैं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब जब उनकी पत्नी उनके साथ थी और उनके साथ उन्होंने जो बहुत ही सुखद पल जिए थे, खिलखिलाकर हंसते हुए सुख के पल उन्होंने जो चांदनी रातों में जिए थे, उन चांदनी रातों की उज्जवल गाथा वो सभी के सामने रखना चाहते नहीं हैं। मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। अब कवि ने यहाँ पर कहा है कि उनकी जो कामनाएं थी, सुख की कामनाएं, वो सदैव अधूरी ही रही थी। सुख का आभास देने वाले जो स्वप्न थे वो उन तक पहुँचने से पहले ही उनसे दूर चले गए। जैसे कि यथार्थ जीवन में सुख उनका अधूरा ही रह गया है। उनकी जो साथी है उनको अधूरे ही रास्ते में छोड़कर उनको चली गई है। इसलिए कवि ने कहा है कि सुख मुस्कुराहट बिखेर कर पीछे हट गया है, और कवि बेचारा आलिंगन की कामना करते हुए बाहें फैलाते ही रह गया। मतलब मिला कहा वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। तो कवि ने जिन सपनों की कामनाएं की थी, वह स्वप्न को अपनाने के लिए वो बाहर फैलाकर खड़े थे, लेकिन वह सुख उनके आलिंगन में आते आते, मतलब उनके पास आते आते उनके सामने मुस्कुराकर उनसे दूर चले गए। मतलब उनको वह सुख नहीं मिले। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यहाँ पर कवि अपने जो पत्नी थी, खुद की पत्नी, मतलब उनकी जो प्रेयसी है, उनकी पत्नी है, उनका सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि उनके सौंदर्य का वर्णन करता है कि ऐसा लगता है कि जिनके अनुरीम रक्तिम गालों के समीप रहते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे अनुराग बिखेरती उषा हो, मतलब प्रेम बिखेरती उषा। उनके पत्नी का सौंदर्य इतना अधिक है, उनके प्रेयसी का सौंदर्य इतना अधिक है कि ऐसा लगता है कि वह प्रेम बिखेरती हुई कोई उषा हो, सुबह हो इनके जीवन की। उनकी स्मृतियाँ पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। तो उनकी जो स्मृतियाँ हैं, उनके प्रेयसी की जो यादें हैं, वह उनके जीवन का पाथेय मतलब सहारा बनी है। थके पथिक, पथिक मतलब राह पर चलने वाला, तो वह थके हुए पथिक है और उनके प्रेयसी की सुंदर सी यादें उनके जीवन का सहारा बनी है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे जीवन की गुदड़ी में सीवन को उधेड़ कर, अर्थात विस्मृत पीड़ा को कुदेरने पर दर्द के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब उन्होंने अपने दुखों को सी लिया है। तो जिस प्रकार के एक गुदड़ी को हम सिलने के बाद फिर से जब उधेड़ते हैं तो और अधिक
खराब हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर कवि ने अपने जीवन को एक गुदड़ी कहा है और उसके अंदर जो दुख थे उन्होंने उसको सी लिया है। तो कवि ने कहा है कि उस गुदड़ी को उधेड़ कर तुम क्या पाओगे, तुम मेरे दुख को ही पाओगे। इसलिए मैं अपने बारे में कुछ भी लिखना नहीं चाहता। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज को वो अपने आप को बहुत ही छोटा मान रहे हैं, वो उनकी विनम्रता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कहानियाँ कैसे लिखूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा यही होगा कि मैं औरों के बारे में सुनूं और खुद के बारे में कुछ भी ना कहूँ, मैं खुद मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, क्या मेरी भोली भाली आत्मकथा सुनकर तुम्हारा भला होने वाला है, तुम्हें कुछ हासिल होने वाला है। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मतलब अभी तो कुछ समय भी नहीं हुआ है, मेरी आत्मकथा लिखने का अब उचित समय भी नहीं हुआ है। मेरी जो पीड़ा है, जो सुप्त पीड़ा है, उसको जगाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो दुख भरी कथाएं है वो अभी अभी शांत हुई है। अब आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मतलब अभी अभी मैंने अपने दुखों को भुलाया है, तो उसे फिर से हरा भरा करना मेरे लिए सही समय नहीं है। उस मतलब आत्मकथा लिखने का अब यह मेरा सही समय नहीं है। इसलिए कवि अपने बारे में लिखने से मना कर रहे हैं और औरों की कथाएं सुनने के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे आत्मकथ्य में जयशंकर प्रसाद जी खुद के बारे में न लिखने का कारण हम सभी को बता रहे, और न लिखने का कारण बताते बताते उन्होंने जो भी लिखा वह एक आत्मकथ्य बन गया। और यह आत्मकथ्य प्रेमचंद्र जी के हंस पत्रिका में छपाया गया और यही आज हमने पढ़ा। तो आज के वीडियो में मैंने आत्मकथ्य को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए आज अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।